और इस बार आपकी चर्चा का विषय भी उतना ही अहम है। ग्रेट पावर इंडिया, नेशन फर्स्ट। साथियों, हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया है, यतो धर्मस् ततो जय, यानी जय का, शक्ति का मूल धर्म है। और धर्म यानी ड्यूटी, धर्म यानी जस्टिस, धर्म यानी स्वभाव, समभाव, धर्म यानी संवाद, धर्म यानी संवेदना। और यही तो नेशन फर्स्ट की भावना में भी समाहित है। भारत अपनी पावर को इसी लेंस से देखता है, इसी तराजू पर तोलता है। साथियों, भारत की एक और विशेषता है, और अब तो दुनिया ने भी मान लिया है, हम किसी क्षणिक घटना पर उतावले होने वाले देश नहीं है। हम वो हैं जिसने विकास और विनाश देखा भी है, झेला भी है। हम वो देश हैं जिसके जहन में युगों की मेमोरी चिप लगी हुई है। हम युगों की मेमोरी चिप वाले नेशन है, और इसलिए भारत जो कर रहा है, और ये मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं, भारत जो कर रहा है वो आने वाले 1000 वर्ष का फ्यूचर लिखने वाला है। और यही दुनिया के लिए सबसे बड़ी भारत की गारंटी है। भारत फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है, एक क्रेडिबल इकोनॉमी भी है, और भारत राइजिंग पावर के साथ साथ, और अभी अर्नब तो ढेर सारी डिक्शनरी खोल करके बैठ गए थे, सुपर पावर तक ले गए। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि भारत रिलायबल पावर है। मैं अभी 2-3 दिन पहले जी समिट से लौटा हूं, और दुनिया का हर नेता, हर देश इस बात को भली भांति समझता है कि आज के भारत के लिए नेशन फर्स्ट ही सबसे बड़ा मंत्र है, सबसे बड़ा सिद्धांत है। साथियों, कुछ दिन पहले ही हमारी सरकार को 12 साल पूरे हो चुके हैं। उसके लिए भी अर्नब ने काफी बड़ा आपको तालियां बजाने के लिए मजबूर कर दिया। पिछले 12 वर्षों के जो भी सिद्धियां देश की रही है, उनके मूल में अगर आप तराजू से तोलोगे, हर निर्णय, हर कदम, हर प्रयास, उनके मूल में राष्ट्र प्रथम की भावना ही केंद्र में है। स्वच्छ भारत अभियान से लेकर मेक इन इंडिया,
खादी खरीदने पर जोर, स्थानीय वस्तुएं खरीदने पर जोर, ये सारे इनिशिएटिव इसलिए सफल हुए क्योंकि देश की जनता ने देश को सबसे ऊपर रखते हुए अपना कर्तव्य निभाया। देश के नागरिकों को मैं सलाम करता हूं। साथियों, यहां हमारे साथी श्रीधर वेम्बू जी बैठे हैं। जब हमारे उद्यमी नेशन फर्स्ट की भावना के साथ चलते हैं, जब वो देश की आवश्यकताओं को समझते हुए अपने लक्ष्य बनाते हैं, तो संस्थाएं भी बनती हैं और देश भी समृद्ध होता है। सिद्धार्थ वेम्बू जी ने क्या काम किया है, शायद यहां बातों में कितना निकला होगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन अभी मैं फ्रांस में विवाटेक में गया था। करीब 1.5-2 लाख नौजवान वहां होंगे। चलने के लिए भी मैं और फ्रांस के राष्ट्रपति अलग अलग स्टॉल पे जा रहे थे, देखने के लिए भी नौजवानों ने क्या काम किया है। तो हम जोहो के स्टॉल पे गए। मैं हैरान था जी, और गर्व होता था कि जोहो के स्टॉल पर यूरोप के नौजवानों की जो भीड़ लगी थी, और वो समझना चाहते हैं कि ये क्या है दुनिया में नई चीज। भारत में शायद उतनी चर्चा नहीं होगी जितनी मैंने वहां फ्रांस में देखी। बधाई हो आपको। साथियों, सरकार की नीति और निर्णयों में नेशन फर्स्ट का क्या प्रभाव होता है, इसका एक उदाहरण हमारा आदिवासी क्षेत्र है। मैं आज कोई फिलॉसफी जानने वाला नहीं हूं, कुछ बातें जो हुई हैं वो हल्की फुल्की बता दूंगा और उससे आप अंदाज लगा लेंगे कि काम कैसे होता है। मैं आदिवासी क्षेत्र की बात करता हूं। भारत के 10 करोड़ से अधिक आबादी की चर्चा, मतलब कि आदिवासी समाज की चर्चा। और हम सबको पता है, दशकों से माओवादी आतंक वहां अपने डेरा तंबू गाड़ करके बैठा हुआ था। जहां 21वीं सदी में भी इन आतंकियों ने एक भी सुविधा पहुंचने नहीं दी। सरकारी एक व्हीकल नहीं गुजर सकता था वहां, गोलियों से भून दिया जाता था। अनेक सरकारें आई गई, कई पीढ़ियां आई गई। लगता था कि हिंसा का ये दुर्भाग्य ऐसे ही रहेगा। आप कल्पना कर सकते हैं, 2004 से 2014 के बीच, मैं वो 10 साल का हिसाब बताता हूं। 2004 से 2014 के बीच माओवादी आतंक के कारण 17,000 से भी अधिक हिंसक घटनाएं हुई थी। 17,000। और करीब करीब 7,000 से ज्यादा जानें गई थी। साथियों, आज आपके लिए ऑनलाइन न्यूज होगा या टीवी पे आधे घंटे डिबेट होगी कि माओवादी आतंकवाद खत्म हो गया। चीजें ऐसे नहीं होती हैं।
उसके लिए खपना पड़ता है। और इसलिए मैं बताना चाहता हूं, और आजकल जो लोग, कुछ लोग संविधान दिखाते रहते हैं, लेकिन जब ये लोग सरकार में थे और नक्सल प्रभावित इलाकों में संविधान का नाम लेने पर गोली मार दी जाती थी, और तब ये लोग चुप बैठे थे। तब उनके हाथों में संविधान नहीं दिखता था, कांप रहे थे उनके हाथ। उस दर्दनाक स्थिति से कांग्रेस को कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। साथियों, 2014 के बाद हालात को बदलने के लिए हम राष्ट्र प्रथम के भाव से आगे बढ़े, हम निकल पड़े। बोलते नहीं थे, बताते भी नहीं थे, करते जरूर थे। हमने संकल्प लिया कि नक्सलवाद, माओवाद को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे, और आज पूरा देश नतीजा देख रहा है। आज देश में माओवादी आतंक अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है, और साथियों, कई बार अंतिम परिणाम इतना बड़ा और व्यापक होता है कि उसके पीछे की मेहनत पर ध्यान नहीं जाता। रिपब्लिक टीवी के दर्शकों को मैं खास तौर पर इसके बारे में बताना चाहता हूं। साथियों, जिन नक्सल प्रभावित इलाकों में दिन में जान से भी यानी सामान्य मानवी डरा रहता था, उसको लगता था कहीं अपहरण हो जाएगा, तो कभी वसूली का डर रहता था, कभी साथ में जो कुछ भी है वो लूट लेने का डर रहता था, और जहां पर विकास की बात बोल तक नहीं सकते थे, आप लेकर के जा नहीं सकते थे, सब नामुमकिन था। ऐसे क्षेत्रों में हम विकास का संकल्प लेकर आगे बढ़े। वहां बीते 12 वर्षों में हमारी सरकार ने 12,000 किलोमीटर से अधिक की सड़कें बनाई। और कई बार तो हमने देखा कि सड़क बनाने के जो हमारा साजो सामान होता उसको जला दिया जाता था, कॉन्ट्रैक्टर को भगा दिया जाता था। अगर 25 लोग रोड पर काम करते तो 200 लोग पुलिस सुरक्षा रखते थे ताकि काम चले। ये सब इसलिए करते थे, तय किया था। साथियों, 9,500 से अधिक मोबाइल टावर बनाए। एक टावर नहीं लगने, और लगा हुआ टायर तोड़ देते थे, क्योंकि उनको हमेशा वहां आक्रोश पैदा करना था। करीब 45,000 गांवों में मोबाइल कनेक्टिविटी पहुंचाई। नक्सल प्रभावित जिलों में 1800 अधिक बैंक ब्रांच खोली गई। करीब 75,000 बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट और 6,000 से अधिक नए पोस्ट ऑफिस बनाए। सिर्फ बम, बंदूक और गोली के सहारे काम नहीं किया है साथियों, हमने दिलों को जीतने के लिए ईश्वर ने जो भी शक्ति दी थी उसको खपाया था।
साथियों, हम बुलंद इरादों के साथ नक्सल प्रभावित इलाकों में जन सामान्य की आशा आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए जा रहे थे। आप हैरान हो जाएंगे, एक मशहूर नक्सली, करोड़ों रुपए का इनाम थे उसकी मां के पास हम पहली बार राशन कार्ड लेके गए। बेटा अपनी मां को राशन कार्ड लेने नहीं देता था, आतंकवाद अपना चलाने के लिए। इतनी घटनाएं हैं, मैं हैरान था और सरकार चुप बैठी थी। उनको संविधान उस समय दिखता नहीं था, लेकिन सारे प्रयासों का परिणाम यह आया कि जन सामान्य में एक विश्वास का नया दौर आया। आज आप देखिए, बस्तर जैसे इलाकों में बम बंदूक नहीं, बस्तर ओलंपिक्स की धूम है। और अब तक इस ओलंपिक के 2 एडिशन हो चुके हैं। पहली बार 1.5 लाख से अधिक युवाओं ने और दूसरी बार करीब 4 लाख युवाओं ने बस्तर ओलंपिक्स में हिस्सा लिया। यानी जहां कभी टेरर था, वहां टैलेंट को अवसर मिल रहा है, वहां स्पोर्ट्स फल फूल रहा है। साथियों, 12 वर्षों के इस सेवा काल की एक और बड़ी सिद्धि रही है। ये सिद्धि है निराशा से निकलकर आशा आकांक्षा सबसे भरे भारत का निर्माण। साथियों, नक्सल कहीं और होगा, लेकिन घटनाओं की पीड़ा हिंदुस्तान के हर कोने में होती थी। और जिस समय नक्सल खत्म होने की बातें आने लगी, तो विश्वास सिर्फ नक्सल इलाके का नहीं, हिंदुस्तान के कोने कोने में जगने लगा। 2014 से पहले के 10 वर्षों में जो कांग्रेस सरकार चली, उससे नाराजगी केवल गवर्नेंस की नहीं थी, तब देश की निराशा इससे कहीं अधिक थी। देश उम्मीद खो चुका था। लोगों को लगता था कि कुछ हो ही नहीं सकता, कुछ बदल ही नहीं सकता। साथियों, पिछले 12 वर्षों में भारत ने उसी निराशा को आशा में बदला है। और मुझे इस बात का सबसे ज्यादा संतोष है। आज हर किसी को ये लगता है कि थोड़ी और मेहनत करेंगे तो ये हो सकता है। वो दिन चले गए जब एक ही बात सुनाई देती थी, कतई नहीं हो सकता, कतई नहीं हो सकता। वो जमाना चला गया। आज ये होकर रहेगा। ये जो भाव आया है, यही भारत की असली सिद्धि है और यही रियल पावर है। चुनौतियों तो आज भी बहुत है और हमेशा रहेगी। और चुनौतियां बहुरूपिया होती हैं, वो नए नए अवतार में सामने आती रहती है। अरे आएगी, जिस रूप में आएगी, जंग उससे भी लड़ लेंगे जी, और जीत भी लेंगे। लेकिन ये हो सकता है और हम ये करके रहेंगे। जब इस भाव से देश आगे बढ़ता है, तब सपने पूरे होते हैं। साथियों, यहां भारत के 100 से ज्यादा जिलों और 500 से ज्यादा ब्लॉक्स की चर्चा करना चाहूंगा। ये विकास के हर पैरामीटर पर पीछे छूट गए थे।
और पहले की सरकार ने इन पर पिछड़ा होने का ठप्पा लगा दिया था। ये तो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है, ये तो बैकवर्ड इलाका है। हमने देश के इस बहुत बड़े क्षेत्र को पिछड़ेपन की निराशा से बाहर निकालकर डेवलपमेंट की एस्पिरेशन जगाई। सबसे पहले तो हमने पहचान ही बदल दी। हमने कहा ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, ये एस्पिरेशनल ब्लॉक है। हमने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का प्रोग्राम बनाया, एस्पिरेशनल ब्लॉक का प्रोग्राम बनाया, और सरकार ने विकास के हर पैरामीटर पर बहुत बारीकी से काम शुरू किया। क्योंकि इस डिस्ट्रिक्ट में ये 3 पहलू हैं, पहले उसमें से बाहर निकलो। यहां 6 पहलू हैं, पहले इसमें से बाहर निकलो। बड़ा फोकस वे में काम शुरू किया। आज ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक्स राज्य की ओवरऑल ग्रोथ को आगे बढ़ाने का काम करने लगे हैं। जो पहले ग्रोथ को पीछे खींचते थे, इन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में बहुत बड़ी आबादी गरीब थी, अभाव में थी। बीते वर्षों में 25 करोड़ गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। तो इसमें इन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की एक बहुत बड़ी भूमिका है। साथियों, हम देखते हैं कि जब एक व्यक्ति बीमारी से मुक्त होता है तो सिर्फ घर का वो व्यक्ति ठीक होता है, ऐसा नहीं है। जब एक व्यक्ति बीमारी से मुक्त होता है तो पूरा परिवार ठीक हो जाता है। ऐसे ही जब घर का कोई एक बेटा बेटी कुछ अचीव करके आता है तो सिर्फ वो व्यक्ति अचीव करके नहीं आता, वो पूरा परिवार अचीवमेंट से भर जाता है, विश्वास बदल जाता है। ऐसे ही जब कोई गरीबी से बाहर आता है तो संपूर्ण समाज का फायदा होता है, देश का फायदा होता है। 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं, न्यू मिडिल क्लास में आए हैं, तो इसका फायदा केवल उन परिवारों तक नहीं रहता, बल्कि मिडिल क्लास का भी इसमें फायदा होता है। क्योंकि ये नया कंज्यूमर है जो इकोनॉमी को ड्राइव करता है, उससे अल्टीमेटली मिडिल क्लास के लिए अवसर बनते हैं। यानी गरीबी कम होना केवल वेलफेयर का ही विषय नहीं है, यह अवसरों के विस्तार की गाथा है, नई एस्पिरेशन की प्रेरणा है। साथियों, पिछले 12 वर्षों में जो इतना विशाल मिडिल क्लास देश में तैयार हुआ है, वो सरकार की बहुत बड़ी प्राथमिकता रहा है। मिडिल क्लास की ईज ऑफ लिविंग के लिए सरकार ने हर स्तर पर काम किया है। अब जैसे अपने घर का सपना है, हर मिडिल क्लास परिवार की एक इच्छा रहती है, खुद का घर हो। हर किसी को पूछोगे, एक मन में रहता है, मेरा अपना घर हो। 2014 में अगर किसी परिवार को अपना घर खरीदना होता था तो होम लोन डबल डिजिट के इंटरेस्ट रेट पर मिलता था, लेकिन आज किसी भी बैंक से होम लोन 7-8% के रेट पर मिल जाता है। पहले लोन लेना भी किसी युद्ध जीतने जैसा था। युद्ध जीतने में जितनी ताकत लगी उतने लोन लेने में लगती थी। आज ये घर बैठे संभव हो पा रहा है। मैं यही की बात बताता हूं। ये दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोग जानते हैं कि कैसे शहरी मिडिल क्लास के हजारों घर अधूरे अटके हुए थे, पैसे दे दिए थे, पूरे जिंदगी भर की कमाई बिल्डर को दे दी थी, उसने भी बढ़िया बढ़िया पैम्पलेट दिखाए, सपने दिखाए,
अब ये किराए पर घर में भी रहते हैं तो किराए भी देना है, घर जल्दी मिलेगा, उधर किराया रहते हैं, घर मिल नहीं रहा, घर बन नहीं रहा, बहुत बुरा हाल था। इन अधूरे घरों को पूरा करने के लिए हमने 25,000 करोड़ रुपए का स्पेशल फंड बनाया। और आपको जानकर खुशी होगी कि देश में बरसों से अटके करीब 60,000 घरों को डिलीवरी किया जा चुका है। साथियों, एक और चीज है जो रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करती है। ये जरूरत है कनेक्टिविटी की, ट्रांसपोर्ट की। आज आप सोशल मीडिया में देखिए, दुनिया भर से जो भी टूरिस्ट आता है, भारत आता है, वो हमारे मेट्रो सिस्टम को देखकर हैरान रह जाता है। साथियों, वर्ष 2014 में करीब 28 लाख लोग हर रोज मेट्रो से सफर करते थे। आज करीब 1,28,00,000 लोग हर रोज मेट्रो से सफर कर रहे हैं। अब वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत जैसी हाई स्पीड ट्रेन्स देश को कनेक्ट कर रही है। अच्छी सड़कों, अच्छे हाईवे से समय तो बच ही रहा है। गाड़ियों की मेंटेनेंस पर होने वाला खर्चा भी कम हुआ है। बीते वर्षों में एयरपोर्ट की संख्या डबल हुई है। इससे कई छोटे छोटे शहरों में भी मिडिल क्लास को हवाई यात्रा की सुविधा पहली बार मिली है। साथियों, पिछले 12 साल मिडिल क्लास के लिए कमाई के साथ साथ बचत के भी रहे हैं। 2013-14 में लगभग 2 लाख रुपए तक की आय होने पर टैक्स लगता था। आप सबको वो नसीब रहा होगा। और ये टैक्स मिडिल क्लास देता रहता था। आज 12 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं है। यानी टैक्स फ्री इनकम कई गुना बढ़ गई है। साथियों, जीएसटी रिफॉर्म के कारण भी मिडिल क्लास को बहुत सुविधा हुई है। टैक्स फाइलिंग का समय और खर्चा भी बच गया है, क्योंकि ये बहुत ही आसान हो गया है। घर बैठे ही आईटीआर फाइल हो रहे हैं। अगर कोई सेटलमेंट का इश्यू है तो फेसलेस हो रहा है। साथियों, मिडिल क्लास परिवारों में एक बड़ा खर्चा डायबिटीज या ऐसी लाइफस्टाइल से जुड़े इलाज का भी रहता है। जन औषधि केंद्रों पर 80% डिस्काउंट पर ऐसी दवाएं मिल रही है। अगर आपका पहले 1,000 रुपया खर्चा होता था तो आज 200 रुपये में काम हो जाता है। 800 रुपया बच रहा है। और इससे बीते वर्षों में करीब 40,000 करोड़ रुपए की बचत देश के अनेक परिवारों की हुई है। मिडिल क्लास के बजट का एक बड़ा हिस्सा बुजुर्गों के इलाज पर भी जाता है। आज 70 वर्ष से ऊपर के हर नागरिक के लिए 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज उपलब्ध है। साथियों, एक सामान्य स्वभाव है कि जब कोई सुविधा लगातार मिलती है तो इंसान पहले की परेशानी भूल जाता है। अब 2 लाख रुपया पर आप टैक्स देते थे, अब 12 लाख तक नहीं देना पड़ रहा। लेकिन जब मैं कहूं तब ताली बजती है। और बस में, ट्रेन में थोड़ी देर भी अगर कुछ मुसीबत आ गई तो ढेर सारी गालियां देना शुरू हो जाते। और यही क्लास सबसे ज्यादा बोलता है। साथियों,
मैंने जैसे कहा ना कि पुरानी तकलीफें भूल जाता है आदमी। आप लोगों को आज ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट से जुड़ी परेशानियां बिल्कुल याद नहीं होगी। पहले ड्राइविंग लाइसेंस लेना होता तो कितनी दिक्कत होती थी। पासपोर्ट लेना है तो क्या क्या कुछ करना नहीं पड़ता था, कितने पापड़ बेलने पड़ते थे। आज ड्राइविंग लाइसेंस लेना भी आसान हुआ है और तत्काल पासपोर्ट भी औसतन 3 दिन में ही मिल जाता है। साथियों, मैं जानता हूं हमारी सरकार जिस तरह काम कर रही है उसने देश के लोगों की एस्पिरेशन बहुत बढ़ा दी है। एक काम हुआ तो लोगों की डिमांड वहीं खत्म नहीं हो जाती, वो उससे भी बेहतर काम चाहते हैं, उससे भी अपग्रेड सुविधा चाहते हैं। अगर पहले डिमांड नई सड़क की थी तो सड़क बनने के बाद लोग पूछते थे मेट्रो कब आएगी। पहले अपेक्षा होती थी कि ट्रेन समय पर पहुंच जाए, ट्रेन में बैठने की साफ सुथरी जगह मिल जाए। आज डिमांड है कि हमारे रूट पर वंदे भारत क्यों नहीं चल रही। साथियों, कुछ लोगों को ये असंतोष लगता है, ये एस्पिरेशन है। हमारे देश में एक फौज ऐसी है, उसको लगता है ये सब मामला कुछ गड़बड़ है। लेकिन लोग आखिरकार ये अपेक्षाएं किसके पास करेंगे भाई? जो करता है उससे पास करेंगे ना। सामान्य लोग भी नहीं, पूरी कांग्रेस पार्टी कहती है कि जरा मोदी जी ये हो जाना चाहिए, होना चाहिए, कहते रहते ना। उनको भरोसा है करेगा तो यही करेगा। साथियों, एस्पिरेशंस वही होती हैं जहां लोगों को लगता है कि सपने पूरे हो सकते हैं। और भारत के युवाओं की, भारत के गरीब और मिडिल क्लास की यही एस्पिरेशन है। आज भाजपा एनडीए सरकारों की ऊर्जा बनी हुई है। साथियों, एक तरफ देश का बहुत बड़ा वर्ग एस्पिरेशनल है तो दूसरी तरफ राजनीति की एक टोली है जिसका जीवन मंत्र बन गया है ऑलवेज अगेंस्ट। ये टोली क्रॉनिक डिससेटिस्फैक्शन यानी स्थायी असंतोष से भरी हुई है। आज मैं रिपब्लिक टीवी के दर्शकों को जरा इस टोली के लक्षण बताने जा रहा हूं। सिम्टम्स पता चलेगा तो आपको समझ आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूं। आप आसानी से पहचान लेंगे। जी, जैसे मैं उदाहरण देता हूं, आप समझ जाएंगे। इनको आप अक्सर कहते सुनेंगे, अरे फला जगह तो 24 घंटे बिजली आती है, यहां क्यों नहीं। और अगले ही दिन ये लोग डैम्स का, सोलर पार्क का, थर्मल का, न्यूक्लियर प्लांट का विरोध करने के लिए डफली लेके आ जाएंगे। यानी पहले दिन बिजली क्यों नहीं और दूसरे दिन तुम हाइड्रो पावर का डैम क्यों बना रहे हो। ये जमात ऐसी है। ये वो लोग हैं जो खनिजों के खनन का विरोध करते थे, लेकिन आज पूछते हैं
कि भारत का रेयर अर्थ मिनरल्स भंडार कहां है, सप्लाई चेन कहां है, और भारत में फलाने देश की तरह इलेक्ट्रिक व्हीकल का इकोसिस्टम क्यों नहीं है। ये वही लोग हैं जो कभी डेटा या आटा इसकी डिबेट चलाते थे। पहले डेटा की आटा बड़ा मजा आता था। आज यही लोग पूछते हैं कि बताओ मोदी जी, एआई में क्या काम हुआ। हद देखिए, एक साथ में कहते हैं, एक ही साथ में कहते हैं कि एआई में ये होना चाहिए था, वो होना चाहिए था, हुआ क्यों नहीं। लेकिन दूसरी साथ में वही लोग कहते मिलेंगे, अरे ये डेटा सेंटर क्यों बना रहे हो, ये सेमीकंडक्टर प्लांट क्यों लगा रहे हो। और फिर ये लोग उसके 100 नुकसान गिनाने के लिए घंटे घंटे भर सोशल मीडिया की स्क्रीन पर दिखेंगे, टीवी डिबेट में दिखेंगे, अखबारों में भरे रहेंगे। साथियों, ये लोग करप्शन को लेकर दुनिया भर के इंडेक्स उठाकर लाते हैं, भारत को कटघरे में खड़ा करते हैं। इनके इकोसिस्टम का मीडिया भी 24-24 घंटे उछालता रहता है। लेकिन जब करप्शन के विरुद्ध एक्शन होता है, जब कार्रवाई होती है, तो यही लोग चिल्लाते हैं। सबसे पहले हल्ला मचाने का काम कौन करते हैं? यही गलत हो रहा है, फलाना गया, ढिकना गया, रेड कर दी, जांच कर दी, अरेस्ट कर दिया। सवाल उठाए जाते हैं, कार्रवाई ऐसे क्यों हो रही है, वैसे क्यों नहीं, अब क्यों हो रही है, तब क्यों नहीं, ए पर क्यों हो रही है, बी पर क्यों नहीं हो रही है। यही उनका खेल है। साथियों, इन लोगों का कैरेक्टर समझना देश के लिए बहुत जरूरी है। खास तौर पे मेरे देश के युवाओं को इनको पहचानने की जरूरत है, और हमारी जैन जी को तो बहुत जल्दी समझना चाहिए। जल्दी समझो, वरना अब सूर्यवंशी आया है, वो तेज गति से समझ जाता है। साथियों, ये लोग एक तरफ कहेंगे कि देश की सेनाओं को छूट नहीं है, हथियार नहीं मिल रहे हैं, लेकिन जब सरकार कोई डिफेंस डील करेगी, कोई आधुनिक हथियार खरीदती है, तो सबसे पहले आकर कहते हैं कि ये क्यों खरीदा। ये दुनिया भर में भारत की कूटनीति पर सवाल करेंगे। लेकिन जब भारत कूटनीति के लिए, सुरक्षा के लिए कहीं कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाने लगेगा, तो ये लोग ढोल ढपली लेकर हल्ला मचाना शुरू कर देते हैं। साथियों, आज भारत के जिस अहम कालखंड में है, इसमें हमें ऐसे लोगों को पहचानना होगा, उनके कुतर्क को समझना होगा, और उनसे सतर्क रहना बहुत जरूरी होगा। और आज दुर्भाग्य से आज देश के मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पर ऐसे ही लोगों का कब्जा हो गया है। कांग्रेस कभी नेशन फर्स्ट की बात करेगी, ये सोचना भी अब झूठे सपने जैसा हो गया है। कल्पना ही नहीं कर सकते क्या कभी कांग्रेस में ये फिर से आएगी बात जो गांधी जी के जमाने में थी। साथियों, आज दुनिया पुरानी धाराओं को चैलेंज कर रही है। डिसरप्शन की स्केल बहुत बड़ी हो गई है, लेकिन इसका एक और पक्ष है। ये चुनौतियां नए अवसर भी ला रही है।
भारत के हर युवा, हर उद्यमी, हर इनोवेटर, हर स्टार्टअप को इन्हीं अवसरों पर फोकस करना है और इसमें सरकार नेशन फर्स्ट की भावना के साथ पूरी तरह देश के लोगों के साथ है। भारत आज रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार हो चुका है। ये गति आगे और तेज होगी। मैं रिपब्लिक टीवी के इस मंच से देशवासियों से फिर कहूंगा कि हमारा सपना जितना बड़ा है, हमारे प्रयास भी उतने ही विराट होंगे और 140 करोड़ देशवासियों का यही साझा प्रयास विकसित भारत बनाकर रहेगा। और आप में सब लोग, मैं विश्वास से कहता हूं, अपनी आंखों से विकसित भारत देखने वाले हैं। आने वाली पीढ़ियों तक इंतजार करना पड़े इस प्रकार से मैं काम नहीं करता। आप खुद अपनी आंखों से देख करके जाएंगे। इसी विश्वास के साथ मैं फिर एक बार रिपब्लिक टीवी को, उसके दर्शकों को और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।